गुड मॉर्निंग, नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल GS Study 94 में। और दोस्तों मैं यश। तो दोस्तों आज हम फिर बात करने जा रहे हैं जेनेटिक मॉडिफाइड सरसों। जेनेटिक मॉडिफाइड सरसों का मतलब ये होता है कि दोस्तों जब सरसों की दो प्रजातियों को आपस में उनके जो DNA है उसमें फेर बदल करके एक नई किस्म का पौधा तैयार करना, फसल तैयार करना ही जीएम मॉडिफाई बीज कहा जाता है। इससे पहले आपको पता होगा कि दोस्तों कुछ साल पहले बीटी बैगन को लेकर, ठीक है, वो भी मॉडिफाइड था, जेनेटिक मॉडिफाई। क्या होता है ना कि जब किसी बीज के DNA में फेर बदल करके एक नई किस्म का पौधा उगाया जाता तो वही होता है जेनेटिक मॉडिफाई। तो इसमें इतनी हाय तौबा क्यों मची है आपको बता दें। पहले आप तो ये विचार विमर्श करिए कि पहले की जो सरकारें जो प्रलोभन दी थी किसानों को, जो झूठे वादे किए थे कि यदि आप बीटी बैगन अपने खेतों में यदि उगाते हैं तो इससे आपकी आमदनी 10 गुना बढ़ जाएगी, आप अन्य देशों को, विकसित राष्ट्र जैसे लोगों को आप बैगन सप्लाई कर सकते हैं, आप ये कर सकते हैं, वो कर सकते हैं, ऐसे तमाम तरह की अनगिनत झूठी बातें, झूठे वादे किए गए थे हमारी सरकारों के माध्यम से, हमारी संगठनों के माध्यम से। हर वो संगठन जो इसको प्रमोट कर रही थी, जिनको पैसा मिला था कंपनी की तरफ से कि आप जो है कि किसानों के बीच में जाएं, सरकारों के पास जाएं, अपनी बातें रखें, पूरा बढ़िया से प्रोफार्मा समझाइए। तो देख सकते हैं किस प्रकार से उनको लूटा गया किसानों को। जब देखें कि पर्यावरण को, इकोसिस्टम को बुरी तरह से नुकसान पहुंचने लगा, ठीक है, ज़्यादा कीटनाशकों का इस्तेमाल किया जाने लगा। जब कोई खाएगा उस चीज़ को, जब किसी फसल में कीटनाशक की मात्रा ज़्यादा बढ़ा देंगे, ठीक है, तो क्या होगा, वो असर इंसानों के ऊपर भी पड़ने लगेगा, जिससे इंसानों में दोस्तों क्या होने लगेगा, इनफर्टिलिटी होने लगेगी, मतलब नपुंसकता होने लगेगी, महिलाओं में ब्रेस्ट कैंसर होने लगेगा, यूट्रस कैंसर होने लगेगा, ऐसी तमाम तरह की गंभीर समस्याएं, यहाँ तक कि नर्वस सिस्टम भी, जो सेंट्रल कमांड की नर्वस सिस्टम, वो तक कोलैप्स कर सकती हैं। लीवर, डायबिटीज़, ये सारी गंभीर बीमारियां हो सकती हैं और ये हुई हैं। अब बोलिए कई देशों में इन सारी चीज़ों की बैन है, पर हमारे भारत जैसे देश में चंद पैसों की मदद से चीज़ों को उठा दिया जाता है। भैया ठीक करिए ये खेती। जब हमारे देश का किसान और किसानों के लिए जो कार्यरत जो संस्था, वो कह रही कि नहीं भैया ये कहीं से भी सही नहीं है, फिर भी कुछ लोग हैं ज़बरदस्ती, नहीं इसको करिए, नहीं इसको करिए। चलिए इन दोनों पहलुओं को लेकर हम यहाँ पर बातचीत करेंगे। तो पहले देखिए, लिखा है किसानों के लिए फ़ायदेमंद है और सेहत मिट्टी को नुकसान नहीं पहुँचाता। जब कभी भी जेनेटिक मॉडिफाई बीज की बात होती है तो सबसे पहला यही देखा जाता है कि वो हमारे पर्यावरण को नुकसान न पहुँचाए, हमारी मिट्टी की फर्टिलिटी, उर्वरक क्षमता जो है बनी रहे। पर ये यहाँ पे सीधा कह दिया गया इन सारी चीज़ों को नुकसान नहीं होगा। तो देखते हैं, भारत के बायोटेक रेगुलेटर ने जेनेटिकली मॉडिफाइड सरसों की बीज उत्पादन और परीक्षण के लिए पर्यावरणीय मंजूरी दे दी है। यह इसके व्यावसायिक इस्तेमाल से पहले का कदम है। हालांकि किसान जीएम सरसों की खेती शुरू कर सके इसमें अभी कम से कम 2 साल लगेंगे, लेकिन फिर भी जेनेटिकली इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी का यह फैसला 2 वजहों से खासा अहम माना जा रहा है। अब देखते हैं क्यों माना जा रहा है। देश में विकसित ट्रांसजेनिक हाइब्रिड मस्टर्ड DMH11 से ऑयल सीड की पैदावार बढ़ने की उम्मीद है। तो देखिए क्या कह रहा है, इससे जो है ना, ऑयल सीड से जो है कि पैदावार बढ़ने वाली है। वही फिर भ्रामक और उत्तेजक जो है, गुमराह करने वाला दिया जा रहा है, जो पिछले बीटी बैगन के लिए दिया गया था। इससे जीएम सरसों की पेरेंटल लाइन्स को भी पर्यावरणीय मंजूरी मिलने का रास्ता खुला है, जिससे ट्रांसजेनिक हाइब्रिड्स की नई पीढ़ी के विकास में मदद मिलेगी और फार्म सेक्टर में जीन टेक्नोलॉजी रिसर्च को बढ़ावा मिलेगा। आप मतलब समझ रहे हैं, इसी के माध्यम से, ठीक है, ये पहला रास्ता सब तैयार कर रहे हैं, उसके बाद जो भी हैं सब उसी में, जैसे क्या अभी ये ट्रैक बना रहे हैं कि पहले ये रास्ता इसका बन जाए, उसके बाद इसी के माध्यम से सारी चीज़ें संचालित हो जाएंगी। अन्य जेनेटिक मॉडिफाई जो सीड्स होंगे वो भी लेकर हम आएंगे। अब यहाँ पे थोड़ा सा देख लेते हैं किसने विकसित किया।
जेनेटिक्स के प्रोफेसर और दिल्ली यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर दीपक पटेल के नेतृत्व में वैज्ञानिकों की एक टीम ने सेंटर फॉर जेनेटिक मैनिपुलेशन ऑफ क्रॉप प्लांट्स में साल 2002 में DMH11 को विकसित किया था। इसे भारतीय सरसों के लोकप्रिय प्रजाति वरुण की यूरोपीय सरसों के साथ क्रॉसिंग कराते हुए विकसित किया गया। आपको एक चीज़ बताएं, आपको याद होगा कि जो लोग ज़मीन से जुड़े हुए हैं या फिर जो किसान के बेटे हैं, जो गांव में रहते हैं, उनको पता होगा कि पहले हमारे यहाँ धान की, गेहूं की, आलू की, मक्का की, सरसों की, मतलब जो बीज हुआ करता था, अब वो नहीं है मार्केट में। तो ये एक तरह से क्या, ये सोची समझी एक तरह से कंस्पिरेसी है, षड्यंत्र है कि हमारे जो पुराने बीज हुआ करते थे, जो कहा जाए ना तो इम्यूनिटी बूस्टर का काम करते थे, खाने में मतलब वही खाने से पूरी दुनिया को हम भारतीय पछाड़ दिए। इतने बड़े बड़े वीर महान योद्धा हमारे देश में हुए, पहलवान हुए वही खाना खा के। पर दोस्तों आज हम पूरी तरह से उन बीजों को भूल चुके हैं, उनको ख़त्म कर चुके हैं। ठीक है, जब वो चीज़ें प्रचलन में नहीं रहती हैं किसी भी समाज देश के अंदर, तो धीरे धीरे चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं और उसके बाद लोग यही सोचते हैं काश वो हमारे पास होता। तो दोस्तों आज ऐसे ही भारतीय जो किसान है वो उपेक्षित हो चुका है। वो कभी कभार इस दर्द को महसूस करता है कि हम बड़ी कंपनियों के चक्कर में आके, ठीक है, बड़ी कंपनियां क्या करती हैं पता, जब आपको बीज देंगी GM वगैरह, तो उसके बाद वो अपना एक बड़ा मार्केट बनाई है उर्वरक का, कीटनाशक का, कि वो जान जाती हैं पहले कि ये रोग ये होगा, ठीक है, तभी तो हमारा जो है अब बढ़ोतरी होगी, हम ही से सब कुछ तुम लेकर जाओ। हम बीज बना रहे हैं तो पहले कीटनाशक भी बनाते हैं, उर्वरक भी बनाते हैं कि ये चीज़ इसमें लगेगी। तो किसान क्या मतलब बीज खरीदे 5,000 का, फिर 5,000 का जो है कि कीटनाशक ले, 5,000 का उर्वरक ले, उससे बचेगा क्या? कुछ नहीं। यही कारण है कि आज हमारे देश में किसान दिन प्रतिदिन पलायन हो रहे हैं शहरों की तरफ, विदेशों की तरफ, या फिर वो पूरी तरह से खेती से किंकत मूड हो रहे हैं, आत्महत्या कर रहे हैं। क्यों नहीं करेगा यार, इतना ज़्यादा जो है कि टेंस में आ गए हैं, मतलब कर्ज से दब गए हैं, बच्चे की शादी करनी है, पढ़ाई करनी है, इसीलिए किसान पहले जैसा किसान नहीं रह गया। ICAR की देखरेख के लिए किए गए प्लॉट लेवल ट्रायल ने दिखाया कि वरुण के मुकाबले इसकी पैदावार 28% ज़्यादा है, लेकिन कई और वजहें भी हैं इसे बेहतर मानने की। सरसों की ट्रांसजेनिक किस्म में अतिरिक्त पानी, खाद या कीटनाशकों की ज़रूरत नहीं होती। इसका मतलब यह हुआ कि किसान को कम खर्च में भी बेहतर फसल मिलने लगेगी। ये प्रलोभन ही है। कह रहे हैं कि इससे पहले जो किसान सरसों की खेती किया करते थे उसमें बहुत ज़्यादा पानी, उर्वरक की आवश्यकता होती थी, इसमें नहीं होगी। तो भाई जब तक ये सारी बातें नहीं कहेंगे तब तक किसान, जानते हैं मैं क्यों हिमायती नहीं कर रहा हूँ, मैं इनके फेवर में इसलिए नहीं बात कर रहा हूँ क्योंकि मैंने देखा है कि ये तो पहले क्या करेंगे, अपना बीज जो है कि बेच देंगे, उसके बाद जो पर्यावरण को, जो मिट्टी को, जो किसान को जो नुकसान होता है ना मित्रों, वो इन कंपनियों को नहीं होगा। ये तो कहेंगे वो हम तो एक ट्रायल के रूप में देख रहे थे, अच्छा आपने लगा दिया, अच्छा 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 चलिए कोई बात नहीं, अब बंद कर देते हैं। तब तक बहुत बड़ा नुकसान हो चुका होता है, उसकी भरपाई किसान करते करते अपनी ज़िंदगी, अपनी उम्र गुजार देता है, और वो जो मिट्टी की जो फर्टिलिटी, जो क्षमता, उर्वरक क्षमता जो ख़त्म होती है ना, वो भी वापस नहीं आती है। इससे किसान सरसों की खेती का क्षेत्रफल बढ़ाने को प्रेरित होंगे। इससे देश में खाद्य तेलों के आयात पर होने वाला खर्च कम करने का लक्ष्य हासिल करने में मदद मिलेगी। यह है, थोड़ा देखते हैं। वर्तमान में BT कॉटन ही एकमात्र ट्रांसजेनिक फसल है जिसकी भारत में व्यावसायिक खेती हो रही है। ऐसा कोई सबूत नहीं कि इस प्रजाति की पिछले 2 दशकों से हो रही खेती का जमीन पर या उस इलाके की संपूर्ण जैव विविधता पर किसी तरह का नकारात्मक असर पड़ा है। पिछले वित्तीय वर्ष में भारत को करीब 19 अरब डॉलर का खाद्य तेल आयात करना पड़ा था, मतलब दूसरे देश से अपने भारत में, अपने देश में लाना पड़ा था। सेल से जुड़े कई सारे अध्ययनों के आधार पर रेगुलेटर ने कहा कि GM सरसों का इस्तेमाल उतना ही सुरक्षित है जितना भारत में पारंपरिक तौर पर उगाए जाने वाले सरसों की अन्य प्रजातियों का सेवन।
ट्रांसजेनिक सरसों के इस्तेमाल से जुड़ी नागरिकों की चिंता दूर करने के लिए पर्यावरण मंत्रालय पब्लिक सेक्टर के टॉप वैज्ञानिक संस्थानों में किए गए विभिन्न सेफ्टी ट्रायल के हवाले से FAQ भी जारी कर चुका है। इसमें बताया गया कि कैसे रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ ने इंसानों तथा पशुओं में जहर और एलर्जी के प्रतिरोध को लेकर उपलब्ध तमाम सेफ्टी डेटा पर गंभीरता से विचार करने के बाद पाया कि इन प्रोटीनों में कोई जहरीलापन नहीं है। उसके कोई न कोई आ जाता, क्या करें। इसमें जोर देकर यह भी कहा गया है कि इस बात का कोई सबूत नहीं है कि ऐसा भोजन करने से इंसानों या पशुओं में ट्रांसजीन ट्रांसफ़र हो सकता है। वर्तमान में BT कॉटन की ही एकमात्र ट्रांसजेनिक फसल है, जिसको हम लोगों ने पहले भी पढ़ लिया, जिसकी भारत में व्यावसायिक खेती की जा रही है। ठीक है, तो इससे पहले एक चीज़ की खेती की जा रही है, वो भी बहुत बड़े पैमाने पर नहीं है। कुछ राज्य, कुछ चुनिंदा किसान इस चीज़ को उगा रहे हैं। तो दोस्तों, अभी तो हम इसके सकारात्मक पहलू को भी पढ़ रहे हैं। इसके बाद जो होगा ना, इसकी संभावनाओं के बारे में पढ़ेंगे कि कहाँ कहाँ ये नुकसान कैसे कैसे किन चीज़ को कर सकता है। तो बने रहिए। अभी सरकार ने बताया कि ऐसा कोई सबूत नहीं है जिसके आधार पर माना जा सके कि इस प्रजाति के पिछले 2 दशकों से हो रही खेती का ज़मीन पर या उस इलाके की संपूर्ण जैव विविधता पर किसी भी प्रकार का नकारात्मक प्रभाव पड़ा है। अब देखिए, चलते हैं इस जेनेटिक मॉडिफाइड सरसों के ऊपर इतना एलिगेशन क्यों लगाया जा रहा है। ठीक है, क्यों कुछ संस्था जो हैं, संगठन हैं, वो पूरी तरह से इसको बंद करने के प्रयास में लगे हुए हैं और कह रहे हैं कि ये जल्दबाजी है। कंपनियां अपने पैसे बनाने के चक्कर में इसे भारतीय बाजार में उतारना चाहती हैं। देखते हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर विभिन्न स्टेक होल्डर्स की ओर से इतना विरोध क्यों हो रहा है। इस विरोध के कई पहलू हैं। एक बड़ी चिंता यह है कि कहीं ट्रांसजेनिक पौधे किसी तरह से बच निकले और उनके जरिए इंजीनियर्ड जीन व्यापक आबादी तक पहुंच जाए तो क्या होगा। देखिए कितनी बड़ी बात है। यदि ऐसा हो गया तो सोचिए क्या होगा। हम कम प्रदूषण से चिंतित हैं, कम पर्यावरण यहाँ खतरनाक बना हुआ है कि और एक आ गया है। तो कहने का मतलब है, पहले सरकार को एक छोटे से भाग पर 10, 15, 20 हिस्सा दे दीजिए और उसका भी एग्रीमेंट बनवा लीजिए कि यदि किसी प्रकार का 10 से 12 हिस्से की ज़मीन में भी किसी प्रकार की कमियां आएंगी तो भैया कम से कम 1 करोड़ रुपया, 2 करोड़ रुपया आपको फला किसान को देना पड़ेगा। क्योंकि उसकी फिर से उर्वरक क्षमता को बनाने के लिए जितना प्रयास, जितना मेहनत करना पड़ता है किसान को, ये बड़े बड़े कंपनी और एसी में बैठने वाले लोगों को नहीं समझ में आएगा। उसके बाद है जैव विविधता को होने वाला की चिंता का कारण है खेती में केमिकल्स के बढ़ते इस्तेमाल का सवाल भी है। ठीक है, लेफ्ट राइट एक, इन मुद्दों ने लेफ्ट और राइट दोनों तरफ के समूहों को खेती में GM सरसों की इजाज़त देने के लिए फैसले के खिलाफ एक कर दिया है। फैसले का विरोध स्वदेशी जागरण मंच जैसे ग्रुप भी कर रहे हैं। अब देखिए है, उनका दलील है कि चूंकि भारत ने खाद्य फसलों में अब तक GM को इजाज़त नहीं दी है, इसलिए देश से निर्यात पर लगा नॉन GM का ठप्पा यूरोपीय देशों से ऑर्डर लेने में मददगार होता है, क्योंकि वहाँ ट्रांसजेनिक फूड बैन है। खांसी हो गई क्या? अब आप देख सकते हैं कि ट्रांसजेनिक फूड किस प्रकार से यूरोपीय देशों में बैन है। ट्रांसजेनिक रेपसीड सफ़ेद सरसों, जो सरसों ही एकमात्र किस्म में 1996 से कनाडा में, 202 से अमेरिका में और 2007 से ऑस्ट्रेलिया में उगाई जा रही है। कनाडा से तो इसका कई देशों में निर्यात भी हो रहा है। जिन देशों में भी इन्हें मंजूरी मिली हुई है, वहाँ लोगों की सेहत पर कोई हानिकारक प्रभाव देखने में नहीं आया है। तो कहा जा रहा कि कुछ देशों में इसे संचालित कर दिया गया है और वहाँ के सरकार से, किसानों से पूछा गया कि इसका सकारात्मक प्रभाव पड़ा है या प्रतिकारात्मक प्रभाव पड़ा है, तो अभी भी संतोषजनक है। पर इन सारी चीज़ों पे जानते हैं बहुत कम
ध्यान देना चाहिए। ऐसी बड़ी बड़ी जो कंपनियां हैं ना, पैसे के बल पे, ठीक है, ऐसे कई सारे लोगों को खड़ा करके फलाने किसान, अभी मेरे को कोई 50 लाख रुपया दे और कहे कि भैया जो है कि हम नेपाल में खेती कर रहे हैं सेब की, ऐसे ही जीएम वाली, और यशवंत जो है कि यहाँ पे खेती कर रहे हैं, जो भारतीय किसान हैं, उनसे आप पूछिए, तो भैया हम भी तो कहेंगे हाँ इतना पैसा मिला, ठीक ठीक एकदम बढ़िया है, पैदावार खूब हो रही है। कोई आके मेरा वीडियो थोड़ा बना रहा है, देख रहा है मैं कौन सी खेती कर रहा हूँ। चूँकि विभिन्न जीएम ऑर्गेनिज्म में तमाम जीन्स अलग अलग तरह से लाए जाते हैं, इसलिए हर जीएम फूड की सुरक्षा की जांच अलग अलग केस बाय केस बेसिस पर होनी चाहिए। बहरहाल अपने एक FAQ में सरकार ने कहा कि जो जीएम फूड अभी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में उपलब्ध हैं वे सब सुरक्षा जांच से गुजर चुके हैं और लोगों की सेहत के लिए किसी भी रूप में नुकसानदेह नहीं पाए गए। तो उसके बाद सरकार ने भी बचाव किया है इस जीएम फूड का, कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय मानक बहुत ही सुरक्षित है, उनका प्रोटोकॉल अलग होता है, जांच प्रक्रिया अलग होती है। यदि वहाँ से अंतर्राष्ट्रीय मानकों से यह प्रोडक्ट गुजर चुका है तो भाई सही है, वो भारतीय बाज़ार में आने के लिए भी सही होगा, ठीक है। अब देखिए है, आधी अधूरी रिपोर्टों और भ्रामक प्रचार से कम नहीं चलेगा, दूरगामी नीति बने। देखिए अब बात बनेगी। देश में जीएम सरसों को पर्यावरणीय मंजूरी मिल जाने के बाद सरसों की इस किस्म को चालू रबी सीजन से ही उगाया जाए, इसके लिए जोरदार पैरवी की जा रही है। अभी कहते हैं कि 2 साल अभी लगेंगे, थोड़ा सा ट्रायल होगा, 1-2 बीघे के ऊपर कुछ किसानों को दिया जाएगा। अब देखिए क्या कहा जा रहा है, मतलब चालू रबी सीजन से उगाया जा सके बड़े पैमाने पर। हालांकि हरित संगठनों के अलावा, हरित संगठन का मतलब दोस्तों होता है कि जो भी खेती बाड़ी है, ऐसे समान भाषा में समझिए अर्थों में, खेती बाड़ी पर्यावरण को जो सुरक्षित लेकर चले, उसे बिना नुकसान पहुंचाए, ठीक है। तो इसकी देख रेख में एक संस्था है जो हरित संगठन है। यदि आप किसी ऐसे बीज का निर्माण करते हैं जो पर्यावरण और धरती के लिए, मिट्टी के लिए नुकसानदेह हैं, तो ये लोग आकर आपको उखाड़ के फेंक सकते हैं। विभिन्न किसान संगठन भी इसका विरोध कर रहे हैं। इसके विरोध में सबसे मुखर स्वर RSS से जुड़े भारतीय किसान संघ और स्वदेशी जागरण का मंच का है। इनका आरोप है कि जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी गैर जिम्मेदाराना तरीके से काम कर रही है। GEAC ने डेवलपर को एक अनुमति पत्र में कहा कि उनके समर्थन में प्राप्त सभी जानकारी विदेश से लाई गई थी, हमारे देश में इसके बारे में अध्ययन किया जाना बाकी। अब देखिए, अब पहले एक चीज़ मैं आपको बता दूं, यदि कहा जा रहा है कि विदेशों में इसकी पैदावार खूब हो रही है, तो भैया विदेशों में भारतीय मिट्टी जैसी कहीं है ही नहीं, ठीक है। वहाँ तो पहले ही जो है कि बिना उर्वरक, बिना कीटनाशक के कोई फसल उगाई नहीं जा सकती, क्योंकि जो बाहरी मुल्क हैं उनकी ज़मीन को यदि कोई ख़राब किया तो यही लोग ख़राब किए हैं, ठीक है। इन संगठनों का सवाल है कि यदि भारत में कोई अध्ययन नहीं किया गया तो फिर GAC के ऐसा गैर जिम्मेदार अवैधानिक निर्णय कैसे ले सकती है। इससे पूर्व GM BT कॉटन को लेकर भी इसी प्रकार के भ्रामक प्रचार किए गए थे कि इसको कीड़ों से कोई नुकसान नहीं होगा और उत्पादन ज़्यादा होगा। सही बता रहे, BT कॉटन को लेकर ऐसा ही हुआ था, ठीक है। पर जो सूक्ष्म कीड़े होते हैं, जो फ्रेंडली होते हैं किसानों के, उनकी भी मौतें होने लगीं, जिससे पूरा जो है क्षेत्र ऊसर हो गया, बंजर हो गया। पिछले 17 वर्षों से BT कपास के उत्पादन में कोई खास वृद्धि नहीं हुई, फिर भी किसानों को दिवा स्वप्न दिखाए जा रहे हैं कि कीटनाशकों का छिड़काव कम होने से लागत में कमी आएगी और प्रति हेक्टेयर उत्पादन में वृद्धि होगी। कृषि मामले की संसदीय समिति 37वीं रिपोर्ट में बता चुकी कि BT कॉटन की व्यावसायिक खेती करने से कपास उत्पादकों की माली हालत बजाय सुधरने की और बिगड़ गई। BT कॉटन में कीटनाशकों का अधिक उपयोग करना पड़ा। देख लीजिए, मतलब इससे पहले भी तो इन्हीं किसानों से, इन्हीं संगठनों से ये वादे किए गए थे कि भैया 3 गुना 10 गुना आपकी पैदावार क्षमता होगी, मुनाफा होगा, अब हम अंबानी बन जाएंगे। ऐसे प्रलोभन दिए जाते हैं। उनको तो अपना बाजार सेट करना है। याद रखिएगा, जब कभी भी किसी चीज़ ने बाजारीकरण का रूप ले लिया तो वो
पहले संस्था अपने फ़ायदे और मुनाफे के बारे में सोचेगी, न कि आपके। आप ख़त्म हो जाएं, मर जाएं, हैं, आपको तो वो जहर भी बेच देंगे। उनको बस इनकम होना चाहिए। अभी देखिए कितना प्रलोभन दिया गया था बीटी कॉटन को लेकर, फिर अब स्थिति देखिए क्या है। महाराष्ट्र में पिछले दिनों कपास को कीड़े से बचाने की जुगत में किसानों ने अनजाने में मौत को गले लगा लिया। अब सोचिए कुछ किसान जो है बीटी कपास को लेकर कैसे मर गए, वो देखिए यहाँ पे यवतमाल जिले में 20 से अधिक किसानों की मौत हो चुकी है। क्यों हो गई है देखिए, इन मौतों का कारण वह कीटनाशक बताया गया जिसे उन्होंने फसलों पर कीड़े खत्म करने के लिए छिड़का था। अब सोचिए छोटे छोटे कीड़े मर जा रहे हैं, ठीक है, अब इतना प्रभावशाली वो है कि इंसान भी मर जा रहा है। तो ये बड़ी बड़ी कंपनियां कीड़ों और इंसानों को बहुत ज़्यादा मतलब फ़र्क करके नहीं बनाती हैं। सोचिए हमारा किसान ऐसे ही मर जा रहा है। अब क्या ज़रूरत है ऐसे कीटनाशकों का, हाँ, इतने पैसे खर्च करने का, जब लागत ही नहीं निकल पाएगी, मौत भी हो जाएगी। बीटी कपास के लिए आवश्यक कीटनाशक का प्रचार करते हुए किसानों को यह नहीं बताया गया कि इसे इस्तेमाल करते समय किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। यह भी बताना आवश्यक नहीं समझा गया कि इसको छिड़कने से पहले अगर सावधानी नहीं बरती गई तो मौत हो सकती है। जीएम फसलों को बढ़ावा देने के पीछे तर्क दिया जा रहा है कि इससे देश में भुखमरी की समस्या समाप्त हो जाएगी और कृषि उत्पादकता में बढ़ोतरी होगी। इससे जुड़े कुछ तथ्यों पर एक नज़र डाल ली जाए। अभी एक नज़र और डालते हैं, पर याद रखिएगा मित्रों, शिक्षा का मतलब यही होता है कि आप लोगों को जागरूक करें, लोगों को बताएं कि इसकी जो है निगेटिविटी जो है बहुत ही खतरनाक है, ठीक है। इससे पहले भी प्रलोभन दिया गया, भारतीय किसानों को उकसाया गया। अभी देखिए कहाँ कहाँ से खुलासा हो रहा है, क्या क्या बातें हो रही हैं। कहीं से भी ये हमारे मिट्टी के लिए, हमारे पर्यावरण के लिए, हमारे बच्चों के लिए, भविष्य के लिए, किसानों के लिए, देशवासियों के लिए सही नहीं है। जब इतना कीटनाशक, इतने उर्वरक के इस्तेमाल से यदि प्रोडक्शन यदि हमें बढ़ाना है तो उसका असर तो आपकी किडनी, लीवर सब पे पड़ेगा ना। तो जहाँ आपको 60-70 साल जीना, वहाँ कोलैप्स करके 32 साल में मर जाएंगे, जैसे आजकल हार्ट अटैक हो रहा है। हाँ, नए नए जो पुरुष हैं वो मर जा रहे हैं हार्ट अटैक से, शुगर हो जा रहा है। बड़े बड़े सेलिब्रिटी एक्टर हैं जिन्हें सारी मेडिकल फैसिलिटीज़ प्रोवाइड, वो तक मर जा रहे हैं। मरेंगे नहीं, पिज्जा बर्गर खा रहे हैं। 1951-52 के दौरान देश में मात्र 5.2 करोड़ टन अनाज का उत्पादन होता था। आज बिना जीएम तकनीक के 30 करोड़ टन से अधिक उत्पादन हुआ है। वाह, देखिए बिना जीएम तकनीक के 30 करोड़ टन से अधिक का उत्पादन हुआ, और सरकार इसे कह रही है अरे क्या है। मैं आपको बता दें, एक समय था गांव का जो किसान था, सब लोग जो है कि गेहूं में या तो सरसों डालकर छिड़काव करते थे, और गेहूं के साथ साथ सरसों भी मिलता था, या तो अलग से कुछ लोग 5 बिस्सा, 2 बिस्सा, 10 बिस्सा, 1 बिस्सा, जिसके पास जैसी ज़मीन थी, जैसा परिवार था, वैसे वो लगाते थे। पर वो चीज़ें धीरे धीरे ख़त्म हो रही। क्यों? क्योंकि हम लोग बाजारीकरण पे जोर दे दिए। बस गेहूँ उगाओ, गेहूँ से जो है कि पैदावार ज़्यादा होगी, हम लोग बेचेंगे। इसीलिए हम जो अपना मूल जो बीज था ना, उसे धीरे धीरे हम लोग ख़त्म कर रहे हैं। ऐसे ही ख़त्म हो जाएंगे धीरे धीरे। उसके बाद उन्हीं के ऊपर निर्भर होना है। हाँ भैया, चाहे जीएम दो, चाहे बीएम दो, कुछ भी दो, क्योंकि हमारे पास अब बचा नहीं, हमारा मूल जो बीज नहीं बचा है। अब हम आपके ही सहारे हैं। आप जहर दे दें, उसे भी हम उगा देंगे। ये स्थिति भी आ सकती है। पहले हम गेहूँ, चावल, शक्कर के लिए आयात पर निर्भर करते थे, लेकिन अब कोरोना के दौर में भी हमने गेहूं, चावल, शक्कर का निर्यात किया है। करोड़ों डॉलर की लागत के बाद भी कोई ऐसा जीएम बीज नहीं है जो स्वाभाविक रूप से उपज बढ़ाता हो। देखिए यहाँ पे लिखा है, अधिकांश खाद्य और व्यापार नीति से जुड़े संगठनों एवं विशेषज्ञों का कहना कि कमेटी का निर्णय दबाव और जल्दबाजी में लिया गया है। सरसों की जिस किस्म को मंजूरी दी गई वह कम पैदावार वाली है। वर्तमान में जीएम सरसों की श्रेणी DMH11 से भी ज़्यादा उपज वाली 4 किस्में भारत के पहले से ही मौजूद हैं। DMH1, DMH2, DMH3, DMH4। सरसों की पैदावार जीएम सरसों से ज़्यादा है। अब देखिए कहा जा रहा है कि इन सरसों की पैदावार जो भारतीय मूल की
बीज हैं उनका जो है जीएम बीजों से ज़्यादा है, पौधों से ज़्यादा है। DMH4 जो एक पारंपरिक किस्म है, जीएम सरसों की तुलना में 14% अधिक उपज प्रदान करती है। जब भारतीय किसान, भारतीय संस्था ये चीज़ें बता रही हैं तो फिर वाई शुड वी प्रेफर जीएम सीड्स? बताइए क्यों हम प्राथमिकता दें किसी दूसरे के बीज पे? ठीक है, क्यों हम ये रिस्क लें? पर नहीं भैया, कैसे पैसा कमाएंगे जो बना रहे हैं ज़िंदगी भर लैब में बैठ के? कैसे भरण पोषण होगा? उनके बच्चे कैसे विदेश जाएंगे? बुर्ज खलीफा में जो है कि फ्लैट लेंगे? कैसे अय्याशी करेंगे, आतिशबाजी करेंगे? यही सब तो कर रहे हैं बड़े लोग। जीएम सरसों, अब सोचिए 2-2 करोड़ 10-10 करोड़ की जो लोग 4 व्हीलर ले रहे हैं, 20-20 लाख की बाइक ले रहे हैं, ये कैसे पैसे ये कहाँ से आ रहे हैं? ये गैर तरीके से अर्जित की गई धन से है। जीएम सरसों के विरोध का एक बड़ा कारण मधुमक्खी पालन में आने वाली परेशानी भी। अब देखिए, कन्फेडरेशन ऑफ एपीकल्चर के अनुसार जीएम तरीके से सरसों की खेती की शुरुआत होने पर शहद की खेती के बर्बाद होने की आशंका है। अब देखिए, शहद की खेती जो एक पारंपरिक खेती बनती जा रही है भारत जैसे देश में, और कुछ लोग हैं जो अपना ही जीविकोपार्जन इससे चला रहे हैं, और कुछ लोग ये तक कहते हैं कि धान गेहूँ चावल से बढ़िया ये है। इसका जो है कि दोस्तों डिमांड विदेशों में बहुत अच्छी है। इससे 10 लाख मधुमक्खी पालकों की आजीविका पर संकट आ जाएगा। अब देखिए, उधर एक तरफ से प्रोत्साहित किया जा रहा है कि इसको करिए, उसके बाद दिखाया जा रहा है कि इसकी जो है कि देखिए सीधे किसको नुकसान पहुंचाया। यदि मधुमक्खियों को नुकसान पहुंचेगा तो पर्यावरण पे नुकसान पहुंचेगा, किसानों की आमदनी के ऊपर पहुंचेगा। फिर धीरे धीरे मधुमक्खियों का, पहले आप जाके ने कभी गूगल पे पढ़िएगा इनका रोल क्या है इकोसिस्टम बनाने में, परागण के लिए, ठीक है, निषेचन जो बोलते हैं आप, छोटे छोटे पौधों में, फूलों में, इतना बड़ा इनका रोल है कि साला ये नहीं ख़त्म किया जा रहा है। तो भैया हाथ उठा लीजिए सरकार और लाइसेंस इन लोगों का ठप करिए, दीजिए मत। मधुमक्खियों के परागण में सरसों की खेती का अहम योगदान होता है। ज़्यादातर जगहों पर चिकित्सकीय गुणों की वजह जीएम मुक्त सरसों के शहद की मांग है। देखिए जीएम मुक्त, ऐसे में अन्य देशों को होने वाला शहद निर्यात ठप हो सकता है। सरकार एक तरफ तो ऑर्गेनिक फार्मिंग की बात करती है, दूसरी तरफ इस प्रकार की नीतियाँ लाकर खेती के रसायनों के प्रभाव को बढ़ाती है। और प्रसिद्ध कृषि वैज्ञानिक MS स्वामीनाथन जीएम फसलों के प्रयोग से पहले भूमि परीक्षण ईमार बनाने की सिफारिश कर चुके हैं। जब हम बात करते हैं कि ऑर्गेनिक फार्मिंग, तो किसान को जिस तरह से कुछ साल पहले सरकारें, बड़े बड़े संगठन प्रमोट कर रहे थे कि भैया आप ऑर्गेनिक फार्मिंग करिए। ऑर्गेनिक फार्मिंग से क्या है, उपज बेशक कम होगी पर वो जो अनाज होगा, जो दाना होगा ना, वो शरीर पर लगेगी, उससे न कोई रोग होगा, न कोई प्रॉब्लम होगी, न ज़मीन खराब होगी। सोचिए जो बड़े बड़े लोग हैं, नेता हैं, जो एक्टर हैं, सेलिब्रिटी, क्या आपको लगता है क्या खाते हैं? ये भैया प्योर ऑर्गेनिक खाते हैं। हम लोग 20 रुपये का आलू लेते हैं क्योंकि भैया वो कीटनाशक यूरिया डाल के बनाते हैं ना। वो जो है 200 रुपया किलो आलू लेते हैं, प्योर ऑर्गेनिक उसे ही बोलते हैं। देखिए एक तरफ से हमारी देश की आधी से ज़्यादा आबादी को जहर खिलाया जा रहा है, और जो बड़े बड़े लोग हैं वो अपने आप को करें हमको प्योर ऑर्गेनिक खिलाओ। तो यार क्यों ऐसा बाजारीकरण बना रहे हो? किसी और चीज़ों से मुनाफा लिया जाएगा, ठीक है। अमेरिका में 1% भूभाग में जीएम मक्के की खेती की गई थी, जिसने 50% गैर जीएम खेती को संक्रमित कर दिया। अब देखिए 50% गैर जीएम खेती को संक्रमित कर दिया, और फिर भी हम लोग समझ नहीं पा रहे हैं। आज मैं बता दूं, मैं भी किसान का बेटा हूं, ज़मीन से जुड़ा हुआ हूं, मेरे पिताजी भी किसान हैं, मैं खेतों में भी काम करता हूं, और फ़िलहाल इस समय नहीं है, नहीं ज़्यादा समय दे पाता हूं। नहीं तो एक समय था मैं बहुत कुछ करता था खेत में। तो एक ज़माना था हम लोग गोबर वगैरह जैविक खाद डाल के जो है कि फसलों को उगाया करते थे। पर आज वो स्थिति है दोस्तों, आप धनिया 4 ठो पेड़ लगा दीजिए बीज छिड़क के, यदि उसमें भी खाद नहीं डाला गया ना, जो बाजारी खाद हैं, पोटास, यूरिया, ये सब, तो वो उगबे नहीं करेगा। इतनी कमज़ोर जो है उर्वरक क्षमता हो चुकी है हमारे खेतों की, फर्टिलिटी पूरी गायब हो चुकी है। उत्पादन बढ़ाने की होड़ में चीन ने
भी अपनी ज़मीन पर जीएम चावल और मक्के की खेती की थी, मगर 5 से 6 वर्ष के अंदर ही वहाँ के किसानों को नुकसान उठाना पड़ा और 2014 के बाद से वहाँ जीएम खेती नहीं हो रही है। अब सोचिए किसान, अब देखिए चाइना जैसा देश पूरी तरह से बंद कर दिया। क्यों किया भाई? अगर इतना अच्छा होता तो ये बंद करता? क्योंकि वहाँ के लोग सबसे पहली प्राथमिकता अपने स्वास्थ्य, अपने देश, पर्यावरण को देते हैं। वहाँ बाजारीकरण ऐसा नहीं है। वो तो वैसा फेसबुक वगैरह, ट्विटर बंद कर दिया है कि दूसरे लोगों को हम व्यवसाय यहाँ करने नहीं देंगे, यहाँ के लोगों को बिगड़ने नहीं देंगे, हमारे ही देश का सब होगा एप्लीकेशन। ठीक है। एक अमेरिकी मल्टीनेशनल कंपनी कमर्शियल जीएम की खेती की पैरोकार है। 2011 में अमेरिका में भी इस कंपनी ने सूखा प्रतिरोधी जीएम मक्का बाजार में वितरण के लिए जारी किया था। थोड़ी समय में अमेरिकी कृषि विभाग ने खुद स्वीकार किया कि यह गैर जीएम वाली मौजूदा किस्म से ज़्यादा प्रभावी नहीं है। भारत में भी इस कंपनी ने 1970 से खरपतवार नाशक रासायनिक उत्पादन के साथ अपनी उपस्थिति दर्ज कराई थी। ऐसे में नीति निर्धारकों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उनका प्रस्ताव किसानों और उपभोक्ताओं के हित में हो। तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद। अपने लोगों से बातचीत करिए। यदि न समझ में आए तो जाके किसान के पास बैठिए और उनसे पूछिए कि आज से 20 साल पहले खेती की क्या स्थिति थी, जब आप लोगों ने मेहनत किया, इसमें जैविक मतलब खादें डाली और अपना जान लगा दिया, खून पसीना एक कर दिया। उसके बाद आप लोगों ने कीटनाशक और बाजारी जो है खाद के ऊपर निर्भर क्यों हो गए? लोग बताएंगे। इसीलिए नमस्कार।